मैं विकास सिंह इडुमोटो कोचिंग क्लासेस से, और इस बार मैं एग्जाम बूस्टर सीरीज में आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत ही डिमांडेबल चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे वेटेज वाला आपका ये चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जो 2026 में होने वाला है। इसीलिए हम सभी बच्चों को बोलेंगे कि इस चैप्टर को कभी भी छोड़कर अपना नजर नहीं हटाएं, लास्ट तक इस चैप्टर में बने रहेंगे और लास्ट तक आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर का रिवीजन में करवा दूंगा। ज्यादा देर का वीडियो नहीं होने वाला है और इसमें आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करवाएंगे और उसके बाद इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको देने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मेरा नियम है बताने का कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। यहां पर देखेंगे ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट से। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो आपका हो रहा था, तो वहां से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट में काफी प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रही होती है, वहां से एंट्री होता है महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी आते हैं एक नए आइडियाज के तहत, सत्याग्रह का आइडिया लेकर वापस आते हैं। उसके बाद रॉलेट एक्ट देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। और इसके साथ आपका चैप्टर क्या होगा, द एंड होगा। तो इतना टॉपिक्स है जो कि हमको समझना है इस चैप्टर में, और इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं उसके बारे में भी हमको इस चैप्टर से समझना है। तो बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में देखेंगे कि सर वर्ल्ड वार फर्स्ट में तो इंडिया नहीं लड़ाई कर रहा था, बट इंडिया को कई प्रॉब्लम है। इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा था ना, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में आपका दो टीम लड़ रहा था, एक एलाइड पावर लड़ रहा था और दूसरा सेंट्रल पावर लड़ रहा था। और एलाइड में आपका ब्रिटेन भी लड़ रहा था। तो ब्रिटेन जो था उसका कॉलोनियल स्टेट था इंडिया। तो अब ब्रिटेन जब इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना के बैठा हुआ था, तो ऑफ कोर्स वो इंडिया का इस्तेमाल करेगा अपने लड़ाई में। तो इसीलिए इंडिया को भी इफेक्ट पड़ रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट से। अब इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपको कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार इफेक्ट इंडिया, मतलब कि जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था वो भारत को कैसे इफेक्ट करता है, ये चीज हमको यहां पर जानना है। दूसरा यहां पर जानेंगे कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मतलब कि आपको इस तरीके से सवाल बन सकते हैं एग्जाम्स में। एक ही सवाल को घुमा घुमा के एसएसटी क्या करता है, आपको अलग अलग वे में पूछ लेता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो क्या इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी और इकोनॉमी पर भारत में, इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और सवाल बन सकता है कि हाउ डिड वर्ल्ड वार फर्स्ट लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में नेशनलिज्म को उत्पन्न करने में, ठीक है, और वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या रोल रहा है, वो भी एक तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए भारत के लोगों को क्या क्या आखिर प्रॉब्लम्स हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट होने से भारत के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ है, उसको हम अगर देखें तो सबसे पहले उन लोगों ने सबसे ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया था डिफेंस के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब लड़ाई जब होगा तो खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, तो उस खर्चा को पूरा करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए थे हमारे यहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ पर वार चल रहा है तो इनको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो भारत से फोर्सली वो लोग रिक्रूटमेंट्स कर रहे थे सोल्जर्स का, समझ गए कि नहीं? ठीक है, और भारत से सोल्जर्स लेकर जा रहे थे वो अपने ब्रिटेन में और वहां से इनको लड़ाई करवा रहे थे। उसके बाद भारत में शॉर्टेज ऑफ फूड भी चल रहा था, टैक्स बढ़ गए, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या कर रहे थे कि भारत के लोगों को यूनाइट कर रहे थे और ब्रिटिश के अपोजिट में खड़े कर रहे थे इन लोगों को, ठीक है। हाँ, तो यहां से भारत को ये प्रॉब्लम्स हुए, जिससे कि भारत में के अंदर लोगों के अंदर यूनिटी आया और उन लोगों ने अंग्रेजों के प्रति आवाज उठाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहां पर गांधी जी का एंट्री होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी की एंट्री होती है और महात्मा गांधी क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जी का जो है आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है आपका लंदन में,
समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक ना। ये लंदन में अपना लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वो जाते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वो अपने प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और उसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में, कहां पर? इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गांधी जी की एंट्री 1950 में भारत के अंदर होता है, ठीक है। और यहां से आते हैं, और आते ही ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोलते हैं कि मैं गांधी जी हूं, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आते हैं, यहाँ के लोगों को रीड करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपने काम को शुरू करते हैं। तो हम एक एक करके क्या करेंगे समझेंगे। वैसे वो साउथ अफ्रीका में भी वो आपका जो एपार्थाइड सिस्टम था, जो वहां पर कलर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट्स में भेदभाव हो रहे थे, उसके लिए वहां पर वो लड़ाई लड़े थे, ठीक है। जो कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इनके फॉलोअर्स थे, एक तरीके से समझ लीजिए। तो समझ गए कि नहीं? ठीक है, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम लोग यहां देखते हैं कि गांधी जी जब आते हैं तो इसके ऊपर क्या क्या सवाल बन सकता है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनलिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब कि गांधी जी का क्या रोल था भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट में, गांधी जी का क्या रोल रहा है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद 1919 से पहले गांधी जी ने कौन कौन सा आपका मूवमेंट किया, उसके ऊपर फोकस डालिए, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे गांधी जी जब आए थे तो उनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा। सबसे पहले वो एक आइडियाज लेकर आए थे, यहां पर आप देख रहे हैं सत्याग्रह आइडिया। ये सत्याग्रह आइडिया क्या था? तो गांधी जी ने बोला कि जब आप किसी व्यक्ति को उसकी सच्चाई से परे करवाते हैं, किसी व्यक्ति को ये एहसास दिलवाते हैं कि सच्चाई ये है, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो व्यक्ति अपने आप गिल्ट में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। जैसे कि दो दोस्तों में जब लड़ाई होता है, अगर सामने वाले दोस्त को ये पता चल जाए कि गलती उसकी है, तो वो खुद सोचता है कि हम जाकर सॉरी बोले और इस काम को क्या करे, खत्म करे। तो गांधी जी यही फॉर्मूला अपनाने के लिए उन्होंने एक नए तरह के आइडियाज लेकर आए थे, सत्याग्रह। उसके बाद से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स भी चलाया था, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया था, और वो पीजेंट्स को, वर्कर्स को और वुमेन्स को भी जुटाने का काम किए थे। मतलब एक छाता के नीचे सबको लाकर और राष्ट्रवाद उनके अंदर पैदा किए थे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो गांधी जी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकी 1990 से पहले गांधी जी जब आए थे तो आपका बिहार चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जो 1917 में हुआ था। इंडिगो को प्लांटेशन को लेकर यहां पे चल रहा था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1918 में, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को लेकर यहां पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें गए थे 1918 में। तो ये तीनों को भी आप थोड़ा बहुत दो दो चार चार लाइन में ध्यान में रखेंगे। ये दो सवाल यहां से बन सकते हैं, तो आप इसको भी कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। यहां से हम लोगों ने समझ लिया गांधी जी के बारे में, और गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने कैसे उसको लॉन्च किया, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें समझना है रॉलेट एक्ट्स। ये रॉलेट एक्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके बाद हम समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट इसके लिए आखिर ये था क्या, मतलब कि इससे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, आइए देखते हैं। इससे सवाल बन सकते हैं व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट है क्या, इसको सबसे पहले समझना है। देखिए, अंग्रेजों ने ये नियम लाया था, मतलब कि भारतीयों के लिए, समझ गए कि नहीं? ठीक है। इनका मेन मकसद था कि देखिए, ये आया था 1919 में। अब 1918 में क्या हुआ था कि आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ है, अंग्रेज अभी लड़ाई से शांत हुए हैं और भारत में आंदोलन तेजी से चल रहा है गांधी जी के द्वारा। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को वापस से क्या किया जाए, शांत किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक नियम लाया कि अगर हमको शक हुआ, शक के आधार पर भी, समझे कि नहीं? ठीक है, कोई सबूत वगैरह ना हो, केवल शक के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, 2 साल के लिए उसको जेल में बंद कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब गांधी जी को इस कानून के बारे में जब पता चलता है तो गांधी जी इसको ब्लैक
काला कानून, समझे कि नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं और इसके प्रति आंदोलन करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन शुरू होता है। 6 अप्रैल 1919 को आंदोलन शुरू होता है, लेकिन गांधी जी का नियम था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए और किसी भी तरीके का हम लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे आंदोलन में। तो गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी लोग उतना ट्रेंड नहीं थे। अब 10 अप्रैल को क्या होता है, वायलेंस कर देते हैं लोग, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि वायलेंस होते ही गवर्नमेंट के तरफ से मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है। मार्शल लॉ, ये लॉ क्या है, तो इस लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता है, ग्रुपिंग नहीं कर सकता है, एक जगह पे जमावड़ा नहीं कर सकता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये जब तक लॉ रहेगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वायलेंस हो चुका था और गवर्नमेंट ने इसके प्रति एक्शंस लिया था इस लॉ लाकर, मार्शल लॉ लगा के, समझ गए कि नहीं, ठीक है। लेकिन गांव के लोग अनजान होते हैं, न्यूज वगैरह उतना नहीं देखते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। इससे कि यहां पर जलियांवाला बाग के ऊपर एक सवाल है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरह से भी सवाल आ चुके हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो आखिर ये जलियांवाला बाग क्या था, तो जो ये मार्शल लॉ लगाया गया इसकी जिम्मेवारी जनरल डायर को दिया गया था। इसको जनरल डायर को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक वहां पर ग्राउंड है अमृतसर में आपका, ठीक है। अब इस ग्राउंड में उन लोगों का अपना एक, जब एग्रीकल्चर वगैरह जो उनका कंप्लीट होता है, उनके क्रॉप्स वगैरह जब आते हैं, तो उसके मतलब की खुशी में वो लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से। तो लोग यहाँ पर मेला वगैरह लगा हुआ था, इस बाग में जुटे थे और अपना वो खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन यह बात जनरल डायर को पता चलता है और जनरल डायर क्या करते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और जब ये कांड होता है, पूरे देश के लोग अंग्रेजों के प्रति आग बबूला हो जाते हैं। हर जगह पे तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है, आगजनी शुरू हो जाती है, लोग पुलिस स्टेशन वगैरह पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लोग आक्रोश में आ जाते हैं इसकी वजह से, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 सवाल यहां से बन सकते हैं। अब गांधी जी समझ गए थे कि अब कोई बड़ा मूवमेंट लाने का टाइम आ चुका है जो पूरे कंट्री लेवल पे हो, समझ गए कि नहीं, ठीक है। नेशनल लेवल पे वो मूवमेंट लाना चाहते थे। तो आइए अब हम लोग उस चीज को देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेकर आए हैं खिलाफत मूवमेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक यदि हम बात करें तो खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये 3 टॉपिक ऐसा है जिससे कि आपके भर भर के सवाल आए हैं और आ भी सकते हैं। इसीलिए इस 3 टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जैसे कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन एक ही में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इस आप टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या है। खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली में भारत के अंदर 2 भाइयों ने चलाया, शौकत अली, मोहम्मद अली। देखिए एक्चुअली में क्या है कि एक खलीफा होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ना, तो एलाइड पावर की जीत होती है और एलाइड पावर क्या करता है कि खलीफा को हार्श ट्रीटी साइन करने पर मजबूर कर देता है। देखिए अब ये खलीफा कौन होते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम होते हैं ना, उनके एक तरह से स्पिरिचुअल हेड उनको मान लेते हैं। तो वो हेड थे। अब बताइए कोई उनको किसी व्यक्ति को गॉड मान रहा है और उनके गॉड को कोई क्या करे कि मतलब कि कैप्चर कर ले, उनको परेशान करे, तो पूरा मतलब कि समाज, कम्युनिटी क्या करेगा, उसके प्रति गुस्सा हो जाएगा। तो उन्होंने खलीफा के साथ ऐसा किया। अब एलाइड पावर की थी, यानी ब्रिटेन किया था। ब्रिटेन इंडिया में था। अब इंडिया में ब्रिटेन को अपोज करने के लिए मुस्लिम समाज आवाज उठाती है, जिसमें कि ये 2 भाई थे, ठीक है। इन दोनों ने आवाज उठाते हैं, जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट को जब गांधी जी ने देखा तो एक इनको अपॉर्चुनिटी नजर आया कि यहां से एक पूरा नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है।
और इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए प्रपोजल भी रखा था। 1922 सितंबर में कैलकाटा सेशन में इन्होंने प्रपोजल रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, जो कि दिसंबर में एक्सेप्ट कर लिया गया था 1922 नागपुर सेशन में। ये डेट्स भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, ये डेट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं जहां जहां डेट्स बताते चल रहा हूं आप डेट्स क्लियर रखेंगे। तो जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया था इस आंदोलन को, ठीक है। व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, देखिए अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल बन सकता है व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है और क्या क्या सवाल बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स क्यों, मतलब कि इससे सवाल क्या बन सकता है, पूरा जो मूवमेंट हुआ मतलब कि कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों ने बाइकआउट किया, वो कैसे खत्म हुआ, एक पूरे मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो इस पूरी स्टोरी को आप क्लियर रखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। और क्या क्या इससे सवाल बन सकता है, तो इससे अलग अलग पॉइंट पे सवाल बन सकता है। मतलब कि इससे सवाल बन सकता है आपका कि आपका पीजेंट्स का इसमें क्या रोल रहा, मतलब पीजेंट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में किस तरीके से शामिल हुए, मतलब कि उनका क्या रोल था, कैसे वो आंदोलन में क्या मतलब विचारधारा के साथ आए थे, ये आ सकता है। अर्बन एरियाज के लोग कैसे मतलब कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किए थे, ट्राइब्स कैसे इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए थे, मतलब वो क्या विचारधारा के साथ इस आंदोलन में जुड़े थे, ठीक है। प्लांटेशन ग्रुप्स ये लोग किस तरीके से इस आंदोलन को देखते थे। तो ये आपके लोगों के ऊपर अलग अलग से सवाल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को क्लोज क्यों किया गया, मतलब इसको गांधी जी ने बंद क्यों किया, यह भी सवाल हो सकता है आपका। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है, जैसा कि अभी पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। उसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी उसको 1922 में क्लोज कर देते हैं, कब 1922 में उसको क्लोज करते हैं, उसके बाद एक अलग से ये लोग पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। कौन बनाते हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोग मिलकर एक अलग से पार्टी बनाते हैं। चलो कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, इलेक्शन ही लड़ लेते हैं। तो ये लोग अलग से पार्टी बनाते हैं, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, भारत के संविधान को चलाने के लिए भारत के हिसाब से एक वो सर जॉन साइमन को यहां पर भेजते हैं, जिसको कि साइमन कमीशन कहा जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि नो इंडियंस, एक भी भारतीय नहीं होते हैं। अब भारत के संविधान की बात करेंगे और उसमें एक भी भारतीय नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका भी अपोज होता है भारत में। और यहां पर नारा लगता है साइमन गो बैक, ध्यान रखेंगे क्या लगता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, जो भारतीय लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। 1929 में क्या होता है, पूर्ण स्वराज। अब लोगों को कहते हैं ना, नहीं अब तुम लोगों का हमको लालच नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, मतलब कि पूरा भारत खाली चाहिए आप लोगों से। अब हम लोग अपने भारत को क्या करेंगे, चला लेंगे। चलो बहुत बढ़िया है भाई। इसके आगे देखते हैं 1929 में जब ये होता है, यहां तक कि ये लोग ये भी सोच लेते हैं कि 26 जनवरी को क्या करेंगे, भारत आजाद हो जाएगा। और एक ये लोग संविधान भी मतलब चिट्ठा बना लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा संविधान होगा और देश को कैसे कैसे करके चलाएंगे, ये भी सोच लेते हैं। और गांधी जी बोलते हैं चलो अब हमको फ्रंट में आने दो। गांधी जी यहां से आते हैं सामने और गांधी जी बोलते हैं, इरविन को लेटर लिखते हैं, कब, 31 जनवरी 1930 को, कि देखो भैया 11 बात का डिमांड रखते हैं, जिसमें एक डिमांड ये भी था सॉल्ट को लेकर कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये एक डिमांड रखते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब बोलते हैं कि 11 मार्च तक, कब तक बाबू, 11 मार्च तक आप यदि जवाब नहीं देते हैं
तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और इसका कोई जवाब नहीं आता 11 मार्च तक, इसीलिए गांधी जी 12 मार्च से अपने आंदोलन के लिए शुरू करते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत होता है सॉल्ट मार्च से। कहां से होता है? सॉल्ट मार्च से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे बाबू। ठीक है, तो यहां से आप जरूर क्लियर रखेंगे। तो इस आंदोलन का स्टार्ट होता है सॉल्ट मार्च। ठीक है, सॉल्ट मार्च जो है साबरमती से स्टार्ट करते हैं और दांडी तक जाते हैं। कब? 12 मार्च से। समझ गए कि नहीं? ठीक है, 12 मार्च से आपका ये स्टार्ट करते हैं 78 फॉलोअर्स के साथ। वॉलेंटियर थे 78 लोगों को। क्यों 78 लोगों को लेकर ये पैदल चलते हैं? वैसे लोग इनको चाहिए थे जो इनका पीछे भागे नहीं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये स्पीड चलते थे, लगातार चलते थे, तो इनको अपने जैसे ही लोगों की जरूरत थी। और ये चल देते हैं पैदल 78 लोगों को अपने साथ लेकर। ठीक है, और जहां पे रात होता था वहां वो बैठ जाते थे, लोगों से बातें करते थे। अब जिस गांव में रुकते थे वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती थी और लोगों को इस आंदोलन के बारे में समझाते थे कि किस तरीके से आंदोलन करना है। लोगों को ट्रेनिंग भी इससे मिल रहा था गांधी जी से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके। तो गांधी जी ऐसे अपने आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और यहां पर नमक बनाकर समुद्र के किनारे और खाते हैं और अंग्रेजों को दिखाते हैं कि देखो मैंने टैक्स भी नहीं दिया और हमने नमक बनाकर खाया भी। और लोग इसके बाद आंदोलन शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सर क्या क्या सवाल इससे बन सकता है? जैसे कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सवाल बना था वैसे ही इससे सवाल बन सकता है। सीधे सॉल्ट मार्च के ऊपर सवाल आ सकता है कि भैया सॉल्ट मार्च क्या चीज को सिंबलाइज करता है, गांधी जी ये मार्च क्यों किए थे, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। VVI है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भैया। 2 टॉपिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स बिल्कुल क्लियर रखना है आपको। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जैसे अलग अलग ग्रुप से क्वेश्चंस आए थे, यहां से भी सवाल बन सकता है। जैसे कि ट्राइब्स लोग, ठीक है, प्लांटेशन, रिच, अर्बन, ये लोग रिच। देखिए जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के अलग अलग कम्युनिटी से क्वेश्चंस आए थे, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। यहां से थोड़ा बहुत अलग अलग सवाल बन सकते हैं। जैसे एक सवाल बन सकता है कि इसका लिमिटेशन क्या था। एक सवाल बन सकता है लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? लिमिटेशंस क्या थे? तो लिमिटेशन से हम ये समझ सकते हैं, पहला लिमिटेशन भैया रिलीजन। क्या है? हिंदू मुस्लिम में हम बटे हुए थे। अब मुस्लिम हमको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, दोनों के बीच में ये जो भेदभाव चल रहा था जिससे कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। दूसरा कास्ट। अब आपको पता है भारत के अंदर एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट था। ऐसे कुछ कास्ट थे जो अछूत थे, जो कि अपर कास्ट उसको अपने साथ चलने से भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये 2 चीज क्या है ना कि इस आंदोलन को लिमिट कर रहा था, कमजोर बना रहा था। समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ। बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे कांग्रेस के सामने कि रिच और पुअर। ठीक है, अब गांव में रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स। गांव में रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, ये 2 चीजों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा था। इनका अलग डिमांड था, इनका अलग डिमांड था, कांग्रेस को समझ में नहीं आता था। उसके बाद से इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स। अब पार्टी को फंडिंग चाहिए, ये फंडिंग कर रहे थे, यहां पे ये फंडिंग कर रहे थे रिच। अब ये लोग गरीब हो रहे थे। इन दोनों को परेशानी, इसको इससे थी रिच पीजेंट से और इसको इससे था इंडस्ट्रीज से। अब इसको सपोर्ट करे तो ये नाराज, इसको सपोर्ट करे तो ये नाराज, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते थे। तो कांग्रेस को ये प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता था। और गांधी जी कहते थे कि अगर भारत को आजाद करना है तो हम लोगों को वर्कर्स और पुअर पीजेंट्स को भी, अछूत जिसको आप कह रहे हैं, उसको भी लेकर चलना पड़ेगा साथ में। इसीलिए गांधी जी ने एक वर्ड दिया था हरिजन। हरि के जन, छोटे लोगों को उन्होंने बोला था, जो मतलब कि समाज में दबे हुए लोग थे, उनके लिए वर्ड यूज किया था। खुद झाड़ू देते थे, बाथरूम साफ करते थे और बोलते थे जब इन्हीं काम से उनसे आप घृणा करते हैं तो आप हमसे भी घृणा करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां से ये सब सवाल बन सकते हैं, लिमिटेशंस के ऊपर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च के ऊपर, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं। इसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज, भारत के अंदर राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए क्या सिर्फ आंदोलन किए गए थे? नहीं भैया, इसके अलावा भी आपको काम किए गए थे। अब जैसे कि मैं बता दूं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए फ्लैग, एक झंडा लाया गया था, जिससे कि लोग उस झंडे को देख के ये सोचते थे कि हम लोग भारत के भले ही अलग अलग कास्ट से बिलोंग, लेकिन ये मेरा भारत है, इस फ्लैग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, फ्लैग। उसके बाद जो हमारा कल्चरल डांस होता था, पोएम्स होते थे, हिस्ट्री हमारा जो था, इन सब को हम लोगों को क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था, जिससे कि हम लोग ये प्राउड फील करते थे कि हम भारतीय हैं। पोएम्स के तहत लोगों के अंदर आक्रोश पैदा किया जाता था अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, ताकि भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आए और लोग उनके प्रति आवाज उठाएं और ये समझे कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं और भारत हमारा देश है। इसके साथ चैप्टर द एंड होता है। इतने सारे सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं। बिल्कुल हम मिलेंगे एग्जाम्स के बाद और कोशिश करेंगे कि आप ये सारे क्वेश्चंस करके आए। थैंक यू।